मेरी मौजूदगी ग्रामीण सुदूर इलाके में है। मिथिलांचल से जुड़े हुए नेपाल बॉर्डर से सटे हुए घोरबंकी गांव में है और मधुबनी जिला अंतर्गत यह गांव आता है। देखते हैं ये गांव, आप देख सकते हैं गांव किस तरह का है। और इस गांव में आज गांव की बेटी ने परचम लहराया है और नीट एग्ज़ाम में उन्होंने एक अच्छा रैंक लाया। कितने रैंक वो लाई है, किस तरह से उन्होंने तैयारी करी है, आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं और इसी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई में दिक्कतें होती है और जब गांव जो सुदूर क्षेत्र से जब लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो किन किन तरह की उनको दिक्कतें आती है। आज हम उनके घर पे आए हुए हैं। उनका ये घर है, उनके दादाजी का नाम अयोध्या पांडे हुआ और ये इन्हीं का घर है। देख सकते हैं कि अभी भी ये गाँव जो है विकास से कितना वंचित है, ये देखने से ही लग रहा होगा। और इस गाँव में हम आए हुए हैं और ये शहर से काफ़ी दूर है। तो आइए हम जानते हैं, कुछ खास बातचीत होगी रीचा जी से, आज जानेंगे उनसे कि आखिर उन्होंने किस तरह की मेहनत करी है और जो अभी के जो दौर में नीट का जो एग्जाम होता है जो बच्चों के लिए, वो क्या कुछ सीख गए। यहाँ पहुँच गए हुए हैं रीचा जी के घर में। ये अयोध्या पांडे जी का घर है। लगभग इनकी उम्र 85 वर्ष के आसपास है और उनसे कुछ खास बातचीत हुई थी। दादाजी की जब मुलाकात हुई तो बता रहे थे कि हमारे ज़माने में नौकरी खोजना नहीं पड़ता था, नौकरी मिल जाया करता था। अब तो नौकरी के लिए ढूंढना पड़ता है। ऐसा लगता है कि नौकरी मिल जाए मतलब भगवान मिल जाए। तो ये अपने समय में रेलवे में जॉब कर रहे थे और पूरे बिहार डिवीज़न के ऑफिसर थे और अभी वो रिटायर हैं। और उन्हीं के घर पर हम आए हुए। उनकी जो पोती हुई वो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और उन्होंने नीट क्वालिफाइड किया। तो सबसे पहले जानेंगे हम रीचा पांडे जी से कि ये नीट क्या होता है और इन्होंने जो है यूजीसी में एक अच्छा रैंक लाया है जो बिहार लेवल का है, जो पूरे नीट के लिए जो मेडिकल में जो एक स्टूडेंट को जाना होता है। तो उन्हीं से जानेंगे कि आखिर एग्जाम क्या होता है, एक बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और इनके बच्चे का भविष्य कैसा है। आपका स्वागत है। तो मैं रीचा पांडे, मैंने अभी एग्जाम किया था, 4 रिजल्ट आया मेरा। उसमें मेरे 631 मार्क्स और रैंक करीब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रैंक बनेंगे 12,000 के करीब बनेंगे, पर काफ़ी कुछ हो गया। रिजल्ट मेरी लीकेज काफ़ी कुछ हो गया जिस वजह से मेरा रैंक काफ़ी ऊपर चला गया। तो शायद लीकेज जो आप बता रहे हैं कि लीकेज कुछ हो रही है, लीकेज क्या है जो स्कैम वगैरह चला, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। हाँ, तो वो स्कैम जिस तरह हो गया उससे मेरी रैंक काफ़ी आगे हो गई है। तो शायद कॉलेज मिलने में प्रॉब्लम हो गई। रीचा जी, आप बता पाएंगे कि आपके पिताश्री का क्या नाम हुआ, आप यहाँ पे किस तरह से अध्ययन करिए और इस गाँव एरिया में यहाँ से आप कैसे निकली आगे, आपको किस तरह की तकलीफें हुई, आप किस तरह से मेहनत करिए। हाँ, तो मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा और एग्रीकल्चर विभाग से हैं, बाबा थे रेलवे एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करे हैं। मेरे पीछे मेरी फैमिली बहुत स्ट्रगल कर रही है आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे नीट की तैयारी के लिए कोटा भेजा और मैंने गाँव से 10th और 12th पास आउट किया था गाँव से। 10th और 12th आपने यहीं से पास करी, इसी गाँव से? हाँ, तो आगे मैंने पढ़ाई करी थी कोटा में। तो इसके पीछे मेरे पेरेंट्स पूरे सपोर्टिव रहे हैं। आपको कैसा लगा, मतलब आप शुरू से जब 10th में तभी था कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है या किसी और लाइन में जाना है? नहीं, तभी उतना आइडिया नहीं था। जब मैंने 12th में जब बायो लिया फिर आइडिया आया कि नहीं होता है मेडिकल का। अपने क्षेत्र में जैसा देखा जाए कि यहाँ पे साइंस के जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। अभी भी कुछ दिनों पहले बहुत सारी स्थिति आई है जब तक आप पढ़ रहे थे उस समय शायद ना हो, तो फिर उस समय आपको साइंस लेके पढ़ने में गाँव में रहता है कि आपकी बच्ची साइंस लेके पढ़ रही है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्ची तो हो नहीं पाएगा। लड़कियों के लिए ग्रामीण एरिया में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो उस समय हमने आपको कैसा लगा, आपकी फैमिली किस तरह सपोर्ट किया? हाँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उस टाइम ऑनलाइन की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी। अब तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हो गए पढ़ाई करने के, और फिर भी मैंने किया था। रिजल्ट भी सही आया था तो तभी सोच लिया था मेडिकल करना। ये नीट का एग्जाम क्या होता है रीचा जी, बता पाएंगे? एक्चुअली बहुत सारे बच्चे होते हैं जान नहीं पाते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि 12th के बाद में कब फॉर्म निकलता है, कब चला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता पाएंगे जो हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये नीट होता है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करें? नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपकी मेडिकल की पढ़ाई आप जब नीट क्लियर कर लेंगे तो मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। उसके बाद आप 5.5 ईयर की मेडिकल MBBS होते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे। उसी का ये एग्ज़ाम है। आपको बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मतलब किसी भी जो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको ये एग्जाम देना कंपलसरी है? बीइंग
मिडिल क्लास फैमिली आपको क्वालिफाई, क्योंकि प्राइवेट हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत प्राइवेट की पढ़ाई करना बहुत महंगी पड़ जाती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसकी मेहनत आप करोगे तो निकल जाएगी, आप ऐसे ही कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे तब निकल। कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, इसमें माइनस मार्किंग भी होता है सारे, तो बता पाएंगे इसके बारे में कुछ? टोटल 730 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, तो क्वालिफाई करने के आपको 600 प्लस लाने होते हैं। आपका 600 प्लस आया? जी मेरे 631 मार्क्स। 631 लगभग 87.8% के आसपास होता है। जी कैसा लग रहा है? पहले जब कैलकुलेट किया था तो अच्छा लगा, फिर बाकी रैंक जब देखा तो थोड़ा सा थोड़ी सी निराशा हो गई। क्यों निराशा क्यों, मतलब थोड़ी सी रैंक मतलब और बढ़ना चाहिए तो थोड़ा कम हो गया? कि रैंक मेरे कुछ 14,000 के आसपास आनी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादा आ गया रैंक अभी। थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ प्रॉब्लम तो ये आपने जो रिसर्च जो है ये जो आपने एग्जाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है या फिर पहले एक बार आपने ट्राई किया था? नहीं, मैंने दिया था 12th के बाद भी अटेंड किया था, इसके अटेंड भी किए थे मैंने। फिर उस टाइम आए थे 550 मार्क्स आए थे, उससे फिर मैंने दिया। तैयारी के दरमियान जो होता है, जो बच्चों को जो दिक्कतें आती है, किस किस तरह की दिक्कतें आती है, आपने किन किन दिक्कतों को झेला है और यहाँ तक पहुँचा है? होता क्या है कि बायोलॉजी स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको मोस्टली फिजिक्स में प्रॉब्लम होती रहती है, तो मेरे जो पर्सनल आए थे फिजिक्स में थोड़े से प्रॉब्लम आए थे, तो मैंने खुद से उसको वगैरह ऑनलाइन भी किया था, फिर कोचिंग में डाउट वगैरह सॉल्व करके मैंने फिजिक्स को सही किया। बेसिकली फिजिक्स वीक होता है ये मेडिकल बच्चों का, तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम आए। फिर हम घर से बाहर रहते हैं तो वहाँ पे थोड़े होम सिक हो जाते हैं बच्चे, घर की याद आने लगती है, फिर ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, पर टाइम के साथ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं। तो इसमें जो ये जो आप जो नेट की एग्जाम की अभी बात चल रही है, इसमें किस तरह लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है? ओनली फॉर 11th-12th के होते हैं या 8th क्लास के भी होते हैं, 9th क्लास के भी होते हैं, या फिर उससे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होता है? इसके बारे में बताइए। नहीं, अभी तो बेसिकली NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, 11th-12th होते हैं, 8th-9th नहीं आते, 11th-12th के सिलेबस से ही आते हैं अभी एग्जाम। 11th-12th के सिलेबस से आते हैं। इसमें किस तरह की तैयारी बच्चों को करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जैसे अभी आप बताइए कि जो मैथ्स के बच्चे होते हैं तो उनके लिए फिजिक्स आसान होता है, लेकिन बायोलॉजी वाले लोगों के लिए टफ होता है, तो उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? उनको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप फिजिक्स भी आसानी से पार कर सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट का होता है। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले मतलब बायोलॉजी के बच्चों के लिए जैसे नीट का पैटर्न है, उसमें जनरली सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के पेपर में, तो आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है और फिर आ जाएगी, तो क्लियर कर सकते हैं आप। यहाँ पे अब जैसे अभी रिसर्च आपने बताया कि मैं ग्रामीण एरिया से आती हूँ, 10th उस समय जिस समय आप अभी तैयारी करी थी काफ़ी बिजी भी बहुत पढ़ते थे। असल में नेटवर्क मार्केटिंग का जो कहा जाए कि मोबाइल्स वगैरह बहुत कम होते थे, तो उस समय में आपको किस तरह का आपने मोबाइल आपको जो एंड्रॉयड मोबाइल था उस समय मिला या फिर आपको बाहर जाके ही मिला? नहीं, अभी 12th के बाद मिला था मुझे एंड्रॉयड मोबाइल, जब मैंने 12th पास आउट कर दिया था। 12th यहीं गाँव से ही आपने किया था? जी मैंने समस्तीपुर से किया। समस्तीपुर से किया। 12th क्लियर करने के बाद आपको मोबाइल दिया गया था। आपको लगा नहीं कि आपके सारे बैच में जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उन लोग मोबाइल चला रहे हैं, आपको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है? नहीं, उस टाइम ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग मैंने कर रखी थी, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। आपने फर्स्ट टाइम ही कोटा गया या उससे पहले भी आप कहीं और कोचिंग की? उससे पहले गई थी आकाश में, आकाश दिल्ली आकाश में गई थी कोचिंग। वहाँ पे कितने दिन आप रहे? दिल्ली आकाश 1 ईयर के तरफ। 1 ईयर के बाद फिर आप कोटा चली गई। वहाँ से आपको क्या लगा कि यहाँ पे मेरी जो पढ़ाई की जो तैयारी है पूरी नहीं हो पा रही है, या वो एफर्ट नहीं मिल पा रहा है, या वो जो एजुकेशन में लेना चाह रही हो वो नहीं मिल पा रहा है? कहाँ पे कमी थी जो आपने वहाँ का डिसीजन को चेंज किया और कोटा गई? लास्ट अटेम्प्ट मैंने दी थी तो उसमें मेरे फिजिक्स थोड़े वीक रहे मेरे हमेशा, तो फिजिक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया था लास्ट में, तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से डिसाइड किया फिर कोटा। कोटा के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? वहाँ का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा पढ़ाई के दौरान? आपको क्या वहाँ अच्छा लगा और क्या कमियाँ नजर आई? वहाँ ठीक है, वहाँ मतलब माहौल है पढ़ाई का और अच्छा लगा होगा। अभी जैसे आप जो मेडिकल में आ रही हो, आप जो आपने फील्ड को चॉइस किया है, तो अभी आप
कौन से डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहेंगे? जैसे कि बहुत सारे होते हैं, गाइन होते हैं, आर्ट होते हैं, आर्ट सर्जरी होते हैं, न्यूरो सर्जरी होते हैं, तो किस डिपार्टमेंट को आपने चूज़ करने का अपने मन में एक महत्वाकांक्षा योजना बना रखी है? अभी मेरे कॉलेज आएंगे, फिर 4 साल की हमारी कॉलेज की पढ़ाई होगी, उसके बाद इंटर्नशिप होती है, उसके बाद एक नीट पीजी के एग्ज़ाम होता है, तो आपको वो क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोई भी डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट बनते हो। तो वही मेरी ऐसी ड्रीम है कि डर्मेटोलॉजिस्ट बनने का, तो अब नीट पीजी के बाद ही। ये जो भी आप बताइए डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगी, इसका विभाग होता है? बेसिकली ये स्किन के डॉक्टर होते हैं, स्किन से रिलेटेड आप इसमें जानना चाहिए। जैसे आप बताइए कि आप स्किन डॉक्टर बनना चाहती हैं, स्किन से रिलेटेड जो आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी चुना है, क्योंकि आप ग्रामीण एरिया से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत लोगों को स्किन से डिजीज होते हैं और बहुत लोगों को पता भी नहीं चल पाता। लेकिन एक चीज़, एक अंतिम सवाल होगा कि ऋचा जी, जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, और अभी जो जिस तरह का एग्जाम को लेकर स्कैम चल रहा है हर डिपार्टमेंट में, स्पेशली नीट को लेकर भी बहुत सारा स्कैम चल रहा है, जिससे बच्चों का दिल टूट जाता है, अभिभावक से वो मुंह मोड़ लेते हैं, अभिभावक भी बोलते हैं कि बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या की ओर कदम उठा लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो स्कैम चल रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी आप दें? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ पर थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि स्कैम होनी ही नहीं चाहिए, कि बच्चे इतने मेहनत करके ग्रामीण परिवार से जाते हैं, इतना मेहनत करके मार्क्स लाते हैं इतने ज़्यादा, और फिर उनको इस तरह से मिलता है कि फिर मनोबल टूट जाता है। जैसे आने वाले बच्चे नी 2025 में देंगे, उनका तो मोटिवेशन ही नहीं होगा जिस तरह से वो स्कैम देख रहे हैं, फिर पढ़ाई का कोई नहीं बन पाएगा। तो हाँ, हमारी ऐसी डिमांड है कि अभी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरह से स्कैम हुआ है, तो तभी पता पड़े कि तभी तो बच्चों का मनोबल बन पाएगा, और पेरेंट्स भी इतने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पीछे पेरेंट्स भी लगे रहते हैं, कि बच्चे ही नहीं पढ़ते, उनके साथ पेरेंट्स भी लगे रहते हैं, स्ट्रगल में रखते हैं, तो इस तरह गवर्नमेंट को इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। और रही बात जो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, उनको ऐसा नहीं करनी चाहिए, फर्स्टली पेरेंट्स को सपोर्ट करनी चाहिए, उनको प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। जैसे मॉक में कई बार ऐसा होता है कि कम मार्क्स आ जाते हैं, तो आप भरोसा रखो, अगर वो मेहनत करेगा आ जाएगा, ऐसे जरूरी हो कि मॉक में अच्छा आएगा तो नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। कभी कभी मॉक में कम मार्क्स भी आते हैं तो नीट में अच्छे आ जाते हैं, तो पहले इनको ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, और उनको और भी बहुत सारी ज़िंदगी में अभी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेरेंट्स से कह दीजिए कि कोई और भी सब्जेक्ट है, और भी बहुत सारे फील्ड है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपका हॉबी है वो आप कर सकते हैं। आप इस तरह प्रेशर में आके तो नहीं हो पाएगा, तो आप ऐसे कंसिस्टेंसी से आपका ऐसे बन पा रहे हैं कंसिस्टेंसी, तो आप इजली निकाल लेंगे। यहाँ पे अभी बात हो रही थी ऋचा जी से, और उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ कहा कि बहुत सारे एग्जाम हम लोग देते हैं और जो स्कैम चल रहा है, तो गवर्नमेंट से भी उन्होंने अपील करी है, गुहार लगाई है कि जो भी सरकार है उनके ऊपर CBI जांच होनी चाहिए और इस तरह के स्कैम को रोका जाए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि बच्चों को हौसला रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर एक फील्ड में सफलता नहीं मिलती, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनपे उनकी हॉबीज़ हैं, उन पर वो प्रयास करें और निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। आइए मैं आपको उन सबसे मिलाता हूँ जिनके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था। अयोध्या पांडे जी, जो कि अभी लगभग उनकी उम्र 85 से 90 वर्ष होगी, और उन्होंने ये शब्द बड़ा अच्छा कहा कि हमारे ज़माने में नौकरी खोजना नहीं पड़ता था, नौकरी हमें ढूंढा करती थी, लेकिन आज के ज़माने में नौकरी को ढूंढना मतलब भगवान मिल जाने के बराबर होता है। तो आइए जानते हैं, दादाजी से बात करते हैं। हमारे साथ दादाजी है। कैसा लग रहा है दादाजी? अभी आपकी पोती इस बार नीट क्वालिफाइड करी है, एक अच्छा रैंक लाई है, 631 नंबर लाई है, और एक अच्छे जगह पे पहुंची है, पूरे गांव का नाम रोशन करी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि हो जाए तब ना सरकारी कॉलेज में जिस तरह से धांधली चल रहा है और पूरा का पूरा मार्क्स जो आ रहा है, उससे तो संदेह होता है कि होगा कि नहीं। हम लोगों के समय में तो नौकरी हम लोगों के पीछे था जो, लेकिन अब तो जो है बहुत परेशानी है। इतना परेशान करके 2 पैसा भी अर्जन करके इसको जो बचा के इसको कड़े कोटा से कराए हैं, और भी जो इसका नंबर रहा है, संदेह बना हुआ है क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हम लोग उस समय तो कहीं नहीं जाना पड़ता। दादाजी आप किस विभाग में थे?
अब रेलवे ऑपरेटिंग में एक जब से शुरू करके अब चीफ कंट्रोलर तक हम सोनपुर में थे। चीफ कंट्रोलर तक आप रहे। चीफ कंट्रोलर सोनपुर में देख सकते हैं यहाँ पे कि सोनपुर में रहे। सोनपुर जो है माना जाता है कि बहुत एक अच्छा जगह है, पशुओं के लिए एक बहुत अच्छा मेला माना जाता है, वहाँ पे लगता है। उस जगह पे इन्होंने चीफ कंट्रोलर के पद पर रहे और काफ़ी दिन तक सेवा दिया और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। आइए उनके पिताजी से बात करते हैं। उनके पिताजी ग्रामीण क्षेत्र में है और एक किसान है। तो एक किसान के जो कहते हैं कि किसान जो होता है वो धरती को, उस बंजर भूमि को अनाज देने का काम करता है और आज उन्होंने अपने गांव में अपने बच्चे को इस लायक बनाया है कि आज पूरे परिवार का नाम रोशन कर रही है। तो आइए जानते हैं कि चाचा जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी का सिलेक्शन हुआ है, वो डॉक्टर बनने की जो इच्छाएं हैं वो जाहिर कर रही है। क्या लगता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा? क्या बोले, 4 जून को तो हम लोग को इतना खुशी मिली रात में, लेकिन ये क्वेश्चन लीक होने के बाद तो मनोबल हम लोगों का पूरा टूट गया। ये कैसे कर पाएंगे? फिर भी चाचा जी बहुत सारे बच्चों के बीच में बहुत कड़ी मेहनत के बाद इतने सारे अंक लाई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो सफलता की सीढ़ी तो मिल गई है, मतलब वो चाबी लेनी बाकी है। अब क्या बोले, हम लोगों को तो अभी कुछ इस पर नहीं लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन बच्चे को कहते हैं जो मनोबल नहीं तोड़ना है और आगे देखना है और एक मौका देखा जाए, यही हम लोग यही लेके चलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं चाचा जी जिनका मनोबल टूट जाता है, पेरेंट्स उनके उससे नाराज हो जाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? पेरेंट्स को नाराज नहीं होना चाहिए, उन बच्चे को 24 आवर मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए बच्चे को। अब पेरेंट्स को ही नहीं बोलना चाहिए तुम्हें पीछे इतना पैसा खर्च हो रहा है, कभी नहीं बोलना चाहिए। बच्चे को मनोबल फूल बना के रखना चाहिए। एक और खुशी का माहौल है तो दूसरी ओर जो है थोड़ी सी आंखें भी नम है। ये चिंता सता रही है कि आज हमारी बच्ची ने जो मेहनत करी है, गांव से दूर, परिवार से दूर रहकर जो ये अंक लाया है, जो इन्होंने मेडल लाया है, जो इन्होंने नाम रोशन करने का काम किया है, लेकिन एक चिंता सता रही है कि जिस तरह से स्कैम चल रहा है, सरकार को इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। और जो बच्चे की जो एक अभिलाषा होती है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सरकारी संस्थान चाहिए, ताकि वहाँ पे जो फैसिलिटी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया हो सके। लेकिन एक जो है कि जो गरीब बच्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट संस्थानों को, इसी के लिए इनके परिवार में थोड़ी सी मायूसी जरूर छाई हुई है। तो मैं आपको ऐसे ही और बहुत सारे बच्चों से मिलाऊंगा, बहुत सारे शख्सियत से मिलाऊंगा जो सफलता की नई राह, नई कहानियाँ लिखते चले जा रहे हैं। तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूँ।